हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना बोलना। ठीक है, ये आज का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो क्या कह रहा है कि उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। हिंदी में प्रायः उच्चारण संबंधित त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है, इस कारण अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर भी पड़ता है। अतः शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी उच्चारण शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। जैसे कि पॉइंट में कह रहा है कि गद्य व पद्य के अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। सेकंड कह रहा है कि शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चों को पढ़ने बोलने का अभ्यास करना। थर्ड पॉइंट की शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली में भावों, विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करना। अगला पॉइंट है कि बच्चों को भावना, कुल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास करना। तो कुल मिला कर यही कहना है कि किसी भी उच्चारण वाक्य बहुत ही शुद्ध ढंग से बोलना है। ठीक है, किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्ता होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जब हम विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं तभी वह भावों के आदान प्रदान का माध्यम बन भाषा बनती है, जिसमें विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम उच्चारण होता है। इस प्रकार उच्चारण में अभिव्यक्ति का सशक्त क्षमता होती है और इसके द्वारा किसी भी बात को उतार चढ़ाव, लय, सुर आदि द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि कथन का हाव भाव स्पष्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के ढंग से परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे कि वाक्य है कि कल तुम्हें बनारस जाना है, ठीक है, तथा कल तुम्हें बनारस जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक ही वाक्य में क्या है, चेंजेस है। उच्चारण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो कल तुम्हें बनारस जाना है, तो आप यहाँ देख सकते हो कल तुम्हें बनारस जाना है, मतलब ये कह रहा है कि तुम्हें बनारस जाना है, लेकिन यहाँ क्या वो पूछ रहा है कि कल तुम्हें बनारस जाना है। पहले वाक्य आदेश सूचक है और दूसरा वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक है। तो वास्तव में मनुष्य के मुख से निकले हुए सार्थक वर्णों के संयोग से बने शब्दों का उच्चारण जो दूसरे मनुष्य को सुनाई दे उसे उच्चारण माना जाता है और शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य मानक उच्चारण से है। उच्चारण में भिन्नता क्षेत्रीय भिन्नता के कारण होती है। जिस भाषा का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उसमें उच्चारण भिन्नता की संभावना भी उतनी अधिक होगी। नोट दिया है यहाँ पे कि उच्चारण स्थान के बारे में पूर्व में लिखित प्रारूप का अवलोकन करें। उच्चारण दोष के कारण हिंदी भाषा में उच्चारण दोष के प्रमुख कारक हैं, जैसे कि फर्स्ट, हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनि के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों को विषय में भ्रम हो जाता है, जिसमें छात्र स, ज, स में, री, र में, ई में तथा ब, भ में कोई भेद नहीं समझते। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों के सही स्वरूप और उच्चारण का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि उच्चारण तत्वों का ज्ञान अभाव। ठीक, तो छात्रों को उच्चारण तत्वों का समुचित ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि किस जगह पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है,
ठीक है। इससे छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे कि यहाँ 99 को प्रायः 99, 43 को हमेशा 43 बोलने की गलतियाँ होती रहती है। अगला थर्ड पॉइंट है शारीरिक विकार, ध्वनि यंत्र संबंधी। कुछ छात्र शारीरिक विकारों से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों यानी कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे अति वृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, वो अच्छे से नहीं बोल पाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसके सदस्य अशुद्ध मतलब अशुद्ध यानी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, तो जो बच्चा भी है उनका अनुकरण करके ध्वनियों का अशुद्ध उच्चारण करना ही सीखेगा। मतलब जैसा वातावरण रहेगा उसी के अनुसार वो कार्य भी करेगा। जैसे कि माता पिता और बच्चे, ठीक है। माता पिता पहुंचाना को चहुपाना, ठीक ऐसे बोलते हैं भोजपुरी में। और देखिए पहुंचाना को चहुपाना, तो वो भी ऐसे ही बोलेगा, चहुपाना। ठीक। अगला आपका पॉइंट है 5, बाल घात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बाल घात, ठीक, बलाघात, ठीक है, यहाँ बलाघात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देते हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देने पर राम दंडनीय है होने का ज्ञात होता है। तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है तुम, जो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया। इस तरह अर्थ में भेद हो जाता है। 6 पॉइंट है गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पढ़ाते समय समुचित मात्र, समयाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं। जैसे कि मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले पॉइंट में कह रहा है कि मेरे को मत मारो छोड़ दो, लेकिन दूसरे पॉइंट में कह रहा है मारो छोड़ना मत। देख सकते हो आप, दोनों का अर्थ डिफरेंट हो गया। उपरोक्त दोनों के अर्थ में भिन्नता स्पष्ट है। इसके कहने के लहजे पर अर्थ निर्भर करता है कि नंबर 1 वाक्य में कह रहा है कि मारो मत, बोलने के बाद थोड़ा रुकने और फिर छोड़ो बोलने पर अर्थ निकलता है। तो कुल मिलाकर जो मैंने अभी शुरू बताया वही ये कह रहा है। ठीक है। तो उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण। तो छात्रों द्वारा उच्चारण करते समय प्रायः निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, जिनके निराकरण के लिए प्रशिक्षु को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। तो अब कोई गलती होता है तो उसका कोई कमियां होती है तो उसको दूर करने के कुछ उपाय भी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ई, ठीक है, छोटी ई है और बड़ी है, तो छोटी ई को क्या बोलते हैं ई, और बड़ी ई को ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे इमली, ईक का उच्चारण करते हैं, अतः जो ह्रस्व ई का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। उ को ऊ बोलने का दोष है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये छोटा हुआ है, बड़ा हुआ, तो जो बड़ा हुआ है वो थोड़ा देर तक बोलते हैं, छोटा हुआ बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं। ठीक है। अतः ऐसे शब्दों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास अपेक्षित है। फिर ऐ और ऐ की भांति उच्चारण करते हैं, जैसे पैसा को प्यासा। ठीक। अतः इनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास आवश्यक है। जैसे कि मतलब क्या क्या गलती होती है, इसलिए इसको अच्छे से बोलना है। जैसे छ को छ और छ को छ के रूप में उच्चारण पाई जाती है। इनका उच्चारण छात्रों को अलग अलग स्पष्ट रूप से समझा देना चाहिए। ठीक है, कि ये छाता वाला छ है और ये छतरी छ है। ठीक। उसके बाद ट और ठ के उच्चारण में भी प्रायः भूल होती है। जैसे चिट्ठी, चिट्ठी, आप देख सकते हैं यहाँ ट है और यहाँ दोनों ठ है। अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। जैसे कि ढ को ढ के रूप में उच्चारित करने का दोष भी बच्चों में पाया जाता है। जैसे सड़क, पढ़ना आदि शब्दों को स्पष्ट उच्चारण से उनका भ्रम दूर किया जा सकता है। जैसे ड और अंगा,
ठीक, जैसे ड़ को ऐसे भी लिखते हैं का उच्चारण भ्रम में पाया जाता है, जैसे गणेश को गणेश, तो क्या है ये गलत है। गरुड़ को गरुड़, तो इस तरीके से इन शब्दों का भी उच्चारण अभ्यास आवश्यक है। जैसे व और ब का उच्चारण भ्रम भी बहुत अधिक है, जैसे व वन, ब बंदूक। अब देखिए बड़ा सा और खटकोर सा और छोटा सा के उच्चारण में सबसे अधिक दोष पाया जाता है। अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण कराया जाए जिससे बच्चों को जो बड़ा सा है, ठीक है, खटकोर सा है और छोटा सा है का ठीक ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। जैसे द्य का उच्चारण विद्यार्थी ध्य अथवा ध्य के रूप में करते हैं। विद्यार्थी का उच्चारण विद्यार्थी या इसकी जगह द्य रूप लिखा जाए तो उच्चारण भ्रम जो होता है वो दूर हो जाता है। अगला पॉइंट है ज्ञ का सही उच्चारण। ज्ञ वर्ड, तो ज्ञ का सही उच्चारण ज्ञ वर्ड यहाँ देखिए गलत, ज हलन प्लस न्य को बनाकर मतलब इया को मिलाकर बनता है पूरा ज्ञ, ठीक है। तो हिंदी में इनका उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है, जैसे ज्ञात, प्रज्ञा, ठीक है। री का उच्चारण प्राय री के रूप में किया जाने लगा है और जो अशुद्ध है री का उच्चारण मृदा से किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके उच्चारण करने में कुछ गलतियां हो जाती है, ठीक है। और कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर है और बच्चों के उच्चारण सुधार कर कार्य प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ से हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास हेतु निम्नलिखित अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है गद्य एवं पद्य शिक्षण के समय का उच्चारण अभ्यास, ठीक है। तो दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भाव अपने विचारों को प्रायः गद्य में ही अभिव्यक्त करते हैं। दूसरों के भाव एवं विचारों का बोध गद्य के ही द्वारा सरलता से होता है। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और भाषा व्याकरण समस्त एवं व्यवस्थित होती है। पद्य में अनुभूति की प्रधानता होती है। तो कुल मिला जुला कर यही कहना है कि जब भी हम बोले तो शुद्ध वाक्य से बोले, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें चौंधिया जाती है, ठीक है, क्या है ये अशुद्ध है। ऐसे बोलना है बिजली के प्रकाश में अपनी आंखें क्या होती है, चौंधिया जाती है, तो ये शुद्ध लाइन है, ठीक है। अब देखिए संधि, यहाँ ऐसे सब बताया है, ठीक है। जैसे कि अगला पॉइंट देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। उद्देश्य एक बार देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो शब्दों को स्पष्ट एवं मानक उच्चारण, दूसरा भावना कुल वाचन, तीसरा गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यता है, तीसरा छोटे बच्चों के लिए लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करना और अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना, तीसरा कविता को व्यक्तिगत तथा समूह के साथ हाव भाव आरोह अवरोह के साथ सुनाने की योग्यता और कविता को नाटकीयता के साथ सुनाने की दक्षता विकसित करना है, ठीक है। तो जैसे अब देखिए ध्यान देने योग्य बातें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है कि वातावरण सृजन छात्रों का ध्यान आकर्षण हेतु समान भाव की कविता का वाचन, बच्चों से कविता सुनना। सेकंड, पहले स्वयं उचित भाव करना फिर दूसरों को अच्छे से सिखाना। तीसरा, बच्चों द्वारा सस्वर वाचन करवाना। चौथा, प्रश्नोत्तर कथनों चर्चा द्वारा कविता के केंद्रीय भाव का स्पष्टीकरण। पांचवा, कविता में आए भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कल्पना मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान व अनुभूति करना, ठीक है। समान भाव की कविता छात्रों द्वारा बोलवाना। और सातवां, कुछ वस्तु जैसे फूल, पुस्तक, पेड़, विद्यालय, परिवेशीय वस्तु या पशु पक्षी पर 2-4 वाक्य बनवाए। आठवां, कविता की एक पंक्ति देकर उसे पूरी करवाए, जैसे उड़ती जाए हरी पतंग। 9वां, कुछ शब्द देकर कविता बनाने को कहे। और 10वां, सबकी कविता गतिविधि करवाना। तो ये कुछ पॉइंट थे, ठीक है, जो आपका ये लेसन है। इसमें बस यही कि आपको किसी भी वाक्य को उच्चारण को शुद्ध उच्चारण करना है, ठीक है। तो लेसन 3 में बस केवल और केवल आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।